दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी के नाक पर मक्खी बैठी हो और नाक की मक्खी को भगाने के लिए कोई अपने नाक पर पत्थर चला दे या किसी दूसरे के नाक पर, जिसके भी नाक पर मक्खी मक्खी बैठी हो, उस पर पत्थर चलाकर मक्खी को मारने का काम करे? नहीं सुना होगा आपने। बचपन में कहानियों में कभी पढ़ा करते थे कि इस तरह की चीजें हुई तो नाक टूट गई और मक्खी उड़ गई। क्या यही काम मौजूदा दौर में ज्ञानेश कुमार तो नहीं करा रहे? उनका आयोग तो नहीं करा रहा? क्योंकि बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला आगे बढ़ता जा रहा है और रोज नए नए फरमान आ रहे हैं, जैसे नोटबंदी के समय अलग अलग तरह के फरमान आते थे, उसी तरह से अब इस तथाकथित वोटबंदी के समय जो अलग अलग फरमान आ रहे हैं, उन फरमानों ने आम जनता से लेकर वोटर लिस्ट के सत्यापन में लगे बीएलओ तक को हलकान कर रखा। बूथ लेवल ऑफिसर को बीएलओ कहते हैं और वो बीएलओ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। कई तो ऐसी वीडियो भी मैंने देखे जहां बीएलओ कह रहे हैं कि मेरे पास खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट हम कहां से ढूंढ के लाए। वो अलग परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग का फरमान देखने के बाद तो कई बातें साफ लगती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एनआरसी की कोशिशें हो रही हैं और एनआरसी की कोशिशें पर्दे के पीछे से की जा रही है। संसद के अंदर सरकार के लोगों ने कहा था कि एनआरसी को हम लाएंगे, तो क्या वही एनआरसी अब वाया ज्ञानेश कुमार के आयोग और उनके आदेश के माध्यम से लाया जा रहा है? इसको लेकर राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं 9 तारीख को। जी हाँ, 9 जुलाई को राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन की तरफ से महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जो मधुमक्खी वाली बात मैंने आपको बताई कि मधुमक्खी या मक्खी किसी के नाक पर बैठ जाए और कोई पत्थर चला के नाक तोड़ दे मधुमक्खी को मारने के लिए, वो बात दरअसल मैंने क्यों कही है, अब जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। कई लोगों का है जो इस वोटर वेरिफिकेशन के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेशी या नेपाली नागरिक कुछ बिहार में आकर के वोटर बन गए। अगर कोई बांग्लादेशी या बिहारी नागरिक बिहार में आकर वोटर बन गया है, तो क्या उसकी सफाई का काम चुनाव आयोग का काम है, या ये काम गृह मंत्रालय का काम है, या ये काम बिहार सरकार का काम है? अभी तो गृह मंत्रालय ये भी नहीं कह सकता, अभी तो केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार ये भी नहीं कह सकती कि विपक्षी दल की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। बिहार में तो उनके अपने गठबंधन की सरकार है। फिर ये काम वाया ज्ञानेश कुमार के आयोग क्यों कराया जा रहा है? ये अपने आप में सवाल है। 5-10 हजार यदि दूसरे देश के या अवैध वोटर जो एक के बदले दो जगह नाम रखने वाले लोग हैं, ऐसे 5-10 हजार लोग यदि मिल जाएं, तो उन 5-10 हजार लोगों को ढूंढने के चक्कर में 2-3 करोड़ वोटर के नाम काट दिए जाए। क्या यही तरीका है कि जो एलिजिबल वोटर है उनका नाम काट दिया जाए? आज एक नया फरमान आया और अखबारों में छपा। दैनिक भास्कर अखबार का पहला पन्ना आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से अखबारों में विज्ञापन देकर कहा गया कि बीएलओ को दस्तावेज और फोटो के साथ अपना फॉर्म प्रपत्र जमा कर दें। दस्तावेज और फोटो नहीं है तो ऐसे ही जमा कर दें। और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया है कि जो 2003 वाली वोटर लिस्ट में इनरोल है उनको कुछ देने की जरूरत नहीं। हमारे बीएलओ हमारे पास फोन करके कह रहे हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट है, आप दे दीजिए। हमने उन्हें मुहैया करा दिया। लेकिन वही बीएलओ ये बता रहे हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई है कि ज्यादातर लोगों के पास आधार के सिवा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और जब ये इस तरह की चीजें हैं तो ये काम क्यों किया जा रहा है? आज के फरमान को देखने के बाद 2-3 बातें साफ दिखती है। दरअसल ये आई वॉश की कोशिश है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, पीयूसीएल भी सुप्रीम कोर्ट में गई और एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। जवाब देना पड़ सकता है और जवाब देना पड़ सकता है तो उससे बचने के लिए आज एक नया फरमान लाया गया। अरे भाई, फरमान ही लाना था तो एक बार कह देते कि आधार को अलाउ किया जाता है, पैन कार्ड को अलाउ किया जाता है, फिर ये झंझट ही खत्म था। लेकिन आयोग को ये डर क्यों है? ज्ञानेश कुमार को ये डर क्यों है? डर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है
कि जब आधार को वोटर आईडी के साथ, वोटर लिस्ट के साथ लिंक किया जा चुका है, ज्यादातर वोटर लिंक हो चुके हैं आधार के साथ, उनकी वोटर आईडी, उनकी पहचान, मतदाता पहचान उनकी लिंक हो चुकी है, तब फिर दोबारा से मांगने का जरूरत क्या है, ये मामला उठेगा। यानी ये पूरी एक्सरसाइज बेकार की कवायद और आम आदमी के पैसे पर चलने वाली कवायद में तब्दील हो जाएगी। 4 लाख लोग के करीब लगाए गए हैं, ये चुनाव आयोग यानी खुद कहता है। 4 लाख के करीब बीएलओ के अलावा भी कुछ दूसरे लोगों को मिलाकर 4 लाख की संख्या है। पहले 1 लाख लोग लगाए गए, बाद में 3 लाख और जोड़े गए। 6,000 रुपए इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। यानी 4 लाख लोगों को यदि 6,000 रुपए से जोड़े तो 240 करोड़ रुपए होते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो 300 करोड़ रुपए तो चुनाव कराने का खर्चा था। यानी चुनाव कराने के खर्चे के 80% या 75% के बराबर रकम इस काम में खर्च की जा रही है, जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। तो ये पैसा क्या आपको लगता है ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों की सैलरी से कट कर जाएगा? क्या ये 240 करोड़ रुपए इस देश में किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी हो सकती है? ब्लैक मनी को छोड़ दे तो ये पैसा हमारे आपके टैक्स से जाएगा, ये पैसा आपके इनकम टैक्स से जाएगा, ये पैसा आप तेल साबुन हल्दी खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी देते हैं उससे जाएगा, ये पैसा दवाएं खरीदते हैं उससे जाएगा, ये पैसा जो आप जमीन का टैक्स देते हैं, गाड़ी का टैक्स देते हैं उससे जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपके पैसे का एक हिस्सा इस फालतू के काम पर खर्च किया जाएगा। लेकिन अब रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, फालतू का बात के नाम से प्रोग्राम जब चला रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद ये ठीक नहीं कर रहे। अब लग रहा है कि नहीं, हम लोगों की तुलना में वो वरिष्ठ है तो ज्यादा दूरदर्शी है और वाकई इस देश में फालतू बात की ही नहीं बल्कि हम लोगों को तो चैनल बना लेना चाहिए कि फालतू काम कैसे करें और फालतू काम की लिस्ट में डालना चाहिए कि एक ज्ञानेश कुमार के आयोग ने कराया, एक हंसमुख अढ़िया रोज रोज आते थे नया सर्कुलर लेकर 8 नवंबर 2016 के बाद कि नोटबंदी के बाद अब ये करना होगा, अब ये करना होगा, अब वो करना होगा। रोज एक 50 बार नया सर्कुलर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त 50 दिन के बाद चौराहा की बात करते थे कि जिस चौराहे पर लोग बुलाएंगे आ जाएंगे। इस देश के अंदर वो चौराहा बना या नहीं बना ये हमारे दर्शक ही जानते हैं और लोग ही जानते हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के नए हिस्से को देखने के बाद जो चीजें साफ हो रही है उसमें अब तक बीएलओ और रिटर्निंग ऑफिसर, दो बातें आमतौर पर लोग चुनाव का जिक्र होता है, इलेक्शन का जिक्र होता है तो जानते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर यानी निर्वाची पदाधिकारी, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। इसके अलावा बीच में कौन कौन से होते हैं लोगों को नहीं पता होता। आज एक नया टर्म सुनने को मिला और वो नया टर्म है ईआरओ। ईआरओ का फुल फॉर्म अंग्रेजी में क्या होगा मुझे नहीं पता, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शायद ये हो सकता है, या इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, क्योंकि हिंदी में उसे कहते हैं निर्वाचन निबंधक अधिकारी। तो निर्वाचन निबंधक अधिकारी ये अब कैसे महत्वपूर्ण हो गए हैं जरा इसे समझिए। इनकी ताकत थाने के दरोगा या एसएचओ की तरह हो गई है। ये पूरे सिस्टम के आपके वोटिंग राइट के दरोगा की तरह अब हो गए हैं। अब उनकी भूमिका एक दरोगा की है, वही दरोगा जो गंगाजल फिल्म में आप देखते हैं, जो एसपी अमित कुमार को भी कहते हैं कि एक बार में सारा कायदा कानून घुसेड़ देंगे, वही दरोगा, भले ही उनका नाम मंगनी राम ना हो कोई और हो, लेकिन सिस्टम के अंदर ये दारोगा यदि ईआरओ बन रहे हैं और ईआरओ के पास असीमित ताकत आ रही है तो इस ताकत को समझने की जरूरत है। ताकत को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज जो अखबारों में विज्ञापन छपा उस विज्ञापन में कहा गया कि सारे लोग प्रपत्र भरकर, डॉक्यूमेंट हो तो डॉक्यूमेंट के साथ, नहीं हो तो ऐसे ही फॉर्म भर करके बीएलओ को दे दें, बीएलओ सत्यापन करके आगे बढ़ा देंगे। अब उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं कि बीएलओ जो फॉर्म जमा कराएंगे और उसमें जिस किसी में डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसमें ईआरओ अपने स्तर से सत्यापन करेंगे। यानी सत्यापन करने के नाम पर जो अधिकार ईआरओ को मिल रहे हैं वो चाहे तो आपका नाम हटा दे, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, अगर आपके पास कागज नहीं है, आपके आधार को वो मान्यता दे नहीं रहे, आपके पैन कार्ड को वो मान्यता दे नहीं रहे, और फिर कह रहे हैं कि ले आइए जो 11 डॉक्यूमेंट दिए थे उन 11 में से, जाहिर है बिहार में 50% लोगों के पास आमतौर पर माना जाता है कि उन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा।
तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ईआरओ के रहमो करम पर चले गए कि वही ईआरओ साहब चाहेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब आधार कार्ड की जन्म तिथि को वास्तविक जन्म तिथि मानकर आपका पासपोर्ट बन जाता है और उसी पासपोर्ट को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर इस पूरी एक्सरसाइज में मान्यता दे दी गई है। महज 27 दशमलव कुछ लाख लोगों के साथ के पास बिहार में पासपोर्ट है, तो बाकी जो पौने 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ 70-72 लाख जो लोग हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो कहां से लाएं? उनके पास, जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, वो 10वीं से कम तक पढ़े, वो कहां से लाएं? वो माता पिता का प्रमाण पत्र कहां से लाएं? तो ईआरओ को, यानी निर्वाचक निबंधक अधिकारी को, ये पूरे अधिकार उसके हाथ में चले जाते हैं कि जिसका नाम चाहे रखे, जिसका नाम चाहे हटा दे। अब निर्वाचक निबंधक अधिकारी यानी ईआरओ कौन होते हैं, तो जरा ईआरओ के बारे में भी जान लीजिए। मैंने कई बीएलओ से बात की, और जब कई बीएलओ से बात की तो उन लोगों ने बताया कि देखिए बिहार में तो बीडीओ साहब लोग, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वही ईआरओ होते हैं। और बीडीओ साहब लोग जब ईआरओ होते हैं तो उन्हें अधिकार कैसे मिलता है? तो जो डीएम साहब होते हैं, यानी जिले के जो मुख्य निर्वाची अधिकारी होते हैं, डीएम साहब डीडीसी को कह देते हैं कि आप इस पूरी प्रक्रिया को कराइए। और डीडीसी साहब यानी जिला उप विकास आयुक्त, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जिन्हें कहते हैं डीडीसी को, वो डीडीसी तमाम बीडीओ को ईआरओ अपॉइंट कर देते हैं। अपने अपने ब्लॉक के आप ईआरओ हो गए, उस ब्लॉक की जो वोटर लिस्ट और तमाम चीजें हैं आप देखिए। और जब बीएलओ साहब सारे डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंचा देंगे, फॉर्म वाला भी, डॉक्यूमेंट वाला भी, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था उनका भी प्रपत्र पहुंचा देंगे, तब वो अपने स्तर से सत्यापन कराएंगे, पूछेंगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे वही जाने, या किस आधार पर नाम काटेंगे, नहीं काटेंगे, वो सारी चीजें ईआरओ के हाथ में सुरक्षित हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नाका पर बैठे हुए गंगा जल फिल्म के दारोगा मंगनी राम की तरह जो एसपी अमित कुमार का एक बार में ही कायदा कानून घुसेड़ रहे थे, उन्हीं की तरह का ताकत सीधे सीधे ईआरओ साहब को मिल जाता है। ईआरओ के पास जब इतनी ताकत चली जा रही है तो वो ईआरओ किसके अधीन काम करते हैं? वो ईआरओ काम करते हैं बिहार सरकार के अधीन। 2-3 महीने वो ज्ञानेश कुमार के आयोग के अधीन, जब आचार संहिता लग जाएगी उनके अधीन काम करेंगे। फिर उनके बाद अगले 5 साल के लिए वो काम करेंगे, वो कम से कम पौने 5 साल के लिए बिहार में जिसकी सरकार बनेगी उसके अधीन काम करेंगे। फिलहाल वो काम कर रहे हैं जिसके अधीन वो नौकरी कर रहे हैं, जिसके अधीन उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, एसीआर सब कुछ बनता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिनके आधार पर, जिस एसीआर के आधार पर उनका प्रमोशन और डिमोशन होता है, जिसके आधार पर उनकी अच्छी पोस्टिंग और खराब पोस्टिंग होती है, वो जिस पार्टी या जिस गठबंधन की सरकार होती है, सारी ताकत उनके पास है। तब भला ईआरओ साहब बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रपत्र के साथ कौन सा व्यवहार करेंगे, उसका नाम रखेंगे या नहीं रखेंगे, यदि उनकी मर्जी पर छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर यह बिहार के इलेक्टोरेट के साथ, बिहार के वोटर्स के साथ सबसे बड़ा क्रूर मजाक है। और इस क्रूर मजाक को यदि मौजूदा दौर में सिस्टम अलाउ कर रहा है, सिस्टम इसकी परमिशन दे रहा है, तो तय मानिए कि यह सिस्टम कतई निष्पक्ष नहीं हो सकता। एक वोटर के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मैं इस बात को कहने के लिए स्वतंत्र हूं कि जिस सिस्टम के अंदर बिना डॉक्यूमेंट वाले भरे हुए प्रपत्र किसी भी मतदाता के, यदि किसी अधिकारी के पास उसे तय करने का राइट मिल जाता है कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है, उसे वोटर के तौर पर मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, उसका नाम रहने दिया जाए या काट दिया जाए, तो यह सिस्टम कतई फेयर नहीं हो सकता। हर नागरिक को अपने नागरिक अधिकारों का, जिसमें मतदाता अधिकार, वोटिंग राइट्स भी शामिल है, उसके इस्तेमाल का अधिकार है। और उसके इस्तेमाल के अधिकार को बनाए रखने और उससे वंचित करने का अधिकार यदि किसी ईआरओ को जाता है, तो कौन होता है वो ईआरओ जो इन सारी चीजों को तय करेगा? और यदि ईआरओ ही तय करेगा तो इसका सीधा मतलब है कि लोकतंत्र के नाम पर एक बेहद भद्दा मजाक चल रहा है। और इस भद्दे मजाक में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अपनी तरफ से अपना शरीर बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए किसी तरह से यह सर्कुलर आज अखबारों के माध्यम से जारी किया गया कि बिना डॉक्यूमेंट वाला भी चलेगा, बीएलओ साहब को दे दिया जाएगा
और जब पता किया जा रहा है तो कहा जा रहा है, तो बीएलओ साहब के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग तो अपनी तरफ से दे देंगे, ईआरओ साहब अब उसको फिर से रिव्यू करेंगे, तब देखेंगे कि रखना है कि नहीं रखना। और याद रखिए, सब कवायद तब हो रही है जब बिहार का चुनाव सर पर है। 1.5-2 महीने में आचार संहिता लग जानी है, और ये सब कवायद तब हो रही है जब स्पेशल समरी रिव्यू के नाम पर 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच, यानी 6 महीने पहले, ये सारी कवायद करीब करीब मुकम्मल की जा चुकी है। स्पेशल समरी रिवीजन वोटर लिस्ट का किया जा चुका है। तब ये कवायद यदि की जा रही है तो इसका मतलब आप सभी समझते हैं कि विपक्षी दलों की चिंताएं आखिर क्यों है। ये बिहार झांकी है, बंगाल अभी बाकी है, तमिलनाडु अभी बाकी है, और पूरा देश अभी बाकी है। एनआरसी नए फॉर्मेट में लाने के लिए पर्दे के पीछे से तैयारी भी अपनी बदस्तूर जारी है। तो देखते जाइए आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन ईआरओ साहब को दरोगा मंगनी राम वाले अधिकार को देने के बाद तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला होने का संदेह जिन लोगों को है, वो संदेह अकारण नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।